नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज आपका है 17 मई। ठीक है, 17 मई है। और ये जो महीना 31 का है, ठीक है, इसमें आपके 14 दिन बचे हैं। ठीक, मई में 14 दिन बचे हैं और आपका जून में 6 दिन, यानी टोटल समझ लीजिए 20 दिन आपके पास हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर आपके 8 9 10 तारीख के पेपर हैं आपके जून में, तो मान के चलिए 6 दिन उधर ले लीजिए, 14 दिन इधर, टोटल 20 दिन है। तो आपको करना क्या है, 20 दिन में जितना आपने अब तक पढ़ा, ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो अब तक आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन कीजिए। ठीक है, और देखिए प्रैक्टिस के लिए हम RWA का जो मॉक टेस्ट था 20, उसमें 16 करा चुके हैं, 4 बच्चा वो भी करा देंगे। और घटना चक्र टू सीरीज का 10 सेट खत्म कर दिए हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनाकर हम डाल दी है। 20 मिनट में पूरा हिंदी जीएस खत्म कर दिया हूँ, एक बार आप देख लेना। और देखिए ये मैं लेकर आया हूँ एग्जाम्पल जो है विवेक सर के हैं, उनका कैप्सूल बैच है जो लास्ट समय में रिवीजन के लिए आपके लिए है। ठीक है, जैसे होमगार्ड में लेकर आया था मैं, वैसे ही लेकर आया हूँ। और देखिए इसमें मैं मैराथन कराऊंगा। मैराथन मतलब क्या, कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में पूरा खत्म करने का। जैसे मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी एक वीडियो में खत्म, पॉलिटी पॉलिटी एक वीडियो में खत्म, ऐसे करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए, इसमें हिंदी के लगभग 800 प्लस प्रश्न हैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा एक वीडियो में खत्म करने का। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में फ्री, मैं विवेक सर से बात कर लूंगा, उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में फ्री डाल दूंगा। आपको करना क्या है, अगर इस वीडियो पर 1000 प्लस व्यू आ गए, मतलब लोगों ने देख लिया वीडियो को, आपने ज्यादा ढेर सारा प्यार दिया, तब तो इसकी पीडीएफ में डालूंगा, तभी तो लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आपका शुरू पहला क्वेश्चन है, उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर 6 ध्वनि है। तो 6 जो ध्वनि है वो आपका तालव्य में आएगा। जैसे देखिए तालव्य जब पढ़ते हैं ना, छ छ ज झ इया, ये आपका तालव्य में आता है। ठीक है, कंठ में कौन सा आता है? कंठ में आता है क ख ग घ अंग, ये आपका पंचमाक्षर है। ठीक है, और ये आपका कंठ, रुक जाइए रुकिए 1 मिनट, ये आपका जो है एक कंठ तालव्य में आएगा। और आएगा आपका ये जो विसर्ग चिन्ह आदि है, ये भी आपका कंठ तालव्य में आएगा। ओ आ, ये आपका कंठ तालव्य में आएगा। और एक क्वेश्चन और है, ये पूछता है ह, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काकल्य। काकल्य कहते हैं, इसको रट लेना, कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइए। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजक होते हैं वर्ग का पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या? जैसे अंग, इया, अण, न, म, ये आपका पंचमाक्षर है। ठीक है, फिर आगे देखिए, अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग का पंचमाक्षर, क्लियर हो गया। मात्रा स्वर को कहते हैं समरूप ग्रेफिम। ये देखिए ये नया क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना। आगे देखिए, प्राचीन का विलोम शब्द, ये देखिए 200% इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका मिलेगा ही। प्राचीन का अर्वाचीन, बहुत लड़के प्राचीन का नवीन मार देते हैं विलोम। ठीक है, जो ये गलत है, पर अर्वाचीन होगा। आगे देखिए, महाप्राण ध्वनियां हैं, तो ढ और ध। महाप्राण कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंग, इसमें महाप्राण क्या होगा? दूसरा और चौथा। बाकी पहला तीसरा पांचवा ये अल्प अल्प में आएगा। ठीक है, सभी स्वर होते हैं सघोष। अघोष को कैसे पहचानेंगे? अघोष, तो जो पढ़ते हैं ना क ख ग घ अंग, तो ये आगे के जो दोनों हैं ये आपका अघोष में आएगा। ठीक है, हर वर्ण में, जैसे मान लीजिए छ छ, कचट तब पढ़े होंगे आप ना, जैसे आपने पढ़ा होगा क च ट त प, कंठ, तालव्य, मुर्दा, दंत, ओठ, ये आप पढ़े होंगे। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है, री ध्वनि है, इसको हमने रटा था मुर्दा है ऋषि। ठीक है, इसको हम रटे थे मुर्दा है ऋषि। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाला व्यंजन कहलाता है। कि आपका कहलाता क्या है? महाप्राण व्यंजन। आगे क्वेश्चन आपका है, ओठ से वर्ण वर्ण है आपका प फ प ब फ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इस स्वर्ण के उच्चारण में
जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ये आपका है अग्रभाग। ठीक है, अग्रभाग आवश्यक है। आगे देखिए, प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आपका है ओठ, बताया हूं। उच्चारण के आधार पर इया व्यंजन क्या है? तो ये आपका तालव्य है, अभी बताया हूं ना, च, छ, ज, झ, इया, ये आपका तालव्य में है। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से सौ व्यंजन है, तो ये आपका है उष्म व्यंजन, ये आपका है उष्म व्यंजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये क प्लस सौ दो वर्णों को संयोग से हुआ है, तो ये हुआ है आपका छह संयुक्त व्यंजन का निबंध। जैसे पूछेगा क घन स बराबर क्या होगा? तो ये आपका होगा छ। ठीक है, इस मात्रा को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं, हलंत। ठीक है, आगे देखिए, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके निकलती हवा, उनके लिए उनके बीच निकलती हवा से कम उत्पन्न कंपन होता है, उसे कहते हैं घोष ध्वनि। ठीक है, आगे देखिए, ध का उच्चारण स्थान है, तो ये आपका है दंत। ठीक, आगे है, वे दो वर्ण अयोगवा कहलाते हैं, तो ये आपके हो गए अंग और अह। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन है य र ल व। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये आपका 200% पेपर में मिलेगा। इस बार जो पेपर होगा ना 8 9 10 जून को, उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, बताइए। तो ये आपका है कंठ, अ आ जो स्वर है, देखिए क से लेकर अंग तक ये आपको पता है कंठ में आते हैं। एक हो जाता है अ, आ, ये भी आपके कंठ में आते हैं। एक विसर्ग का चिन्ह आता है, ये भी आपका कंठ में आता है। एक होता है ह, इसको काकल्य बोलते हैं, ऊपर में पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है शब्द को। उसमें अच्छाई थी, इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। इस वाक्य में भेद है, तो इसमें है आपका संयुक्त वाक्य भेद है। ठीक है, आगे देखते हैं। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, इस वाक्य में भेद है, तो इसमें आपका है मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, यह वाक्य में क्या है? इसमें आपका होगा मिश्र वाक्य। ठीक, आगे देखिए, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे आऊं, यह वाक्य क्या है? तो यह आपका है मिश्र वाक्य। ठीक है, क्या उसने काम कर लिया, यह वाक्य है, इस वाक्य में है आपका संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है, इस वाक्य में उद्देश्य है, इसमें उद्देश्य क्या होगा? वह बालिका। ठीक है, आगे देखिए, वह अच्छे स्कूल में पढ़ा और वह स्कूल उसके घर के पास था, यह वाक्य में क्या है? इस वाक्य में आपका है संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? ये आपका है आजकल कोई भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है, इसमें संज्ञा उपवाक्य ये है, उसमें उसे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आगे देखिए, जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है, यह वाक्य क्या है? तो ये आपका है शुद्ध वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, इस वाक्य में विधेय है, विधेय आपका होगा तेज दौड़ रहा है। आगे देखो, जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम क्या होगा? तो ये आपका होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, आगे देखिए, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह कहलाता क्या है? पदबंध। ठीक है, ये डिफिनेशन पूछ सकता है आपसे, परिभाषा। आगे है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य आएगा, तो यह क्या आएगा? आदेशार्थक भेद के अंतर्गत। ठीक है, आगे आपका है, दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है, बताइए। आगे देखिए क्वेश्चन आपका, आगे आपका क्वेश्चन है नहीं आ सकता। ठीक है, कि वह कल नहीं आ सकता, जैसे इसमें दिया ना क्वेश्चन आगे, रुकिए, दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है, तो कल नहीं आ सकता। ठीक है, ये होगा। आगे देखिए, आगे है,
मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा, यह वाक्य क्या है? तो ये आपका होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये जो और है ना, ये जुड़ने का हमारा है, तो संयुक्त वाक्य होगा। वही इनाम पाएगा, रुक जाइए, आगे क्वेश्चन वही है, वही इनाम पाएगा जो कार्य अच्छा करेगा। कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम है, तो ये आपका है विशेषण उपवाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। वह संतुष्ट थे, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, यह वाक्य है, इसमें आपका है संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये आपके हिंदी रिवीजन के लिए है कि आपने देखो तैयार कितना है। ठीक है, राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, इस वाक्य में भेद भेद क्या है? इसमें आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए, मेरे घर मैंने आज घर की सफाई नहीं की, यह वाक्य में क्या है? तो जब यहाँ नहीं नहीं आ गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा निर्देशात्मक वाक्य। ठीक है, निर्देशवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए, आपने क्या आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, इसमें हो जाएगा एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। ठीक है, आगे देखिए, छोटी हल्की गोल और किनारेदार किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है, तो इसमें आपका होगा तीन अल्प तीन अल्प विराम, एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। ठीक है, आगे देखिए, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, इस वाक्य में भेद क्या होगा? भेद आपका होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? भेद है, तो ये आपका है संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं, इस वाक्य में वाक्य भेद क्या है? तो आपको होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, वाक्य में क्या है? तो आपके हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, दीपक का घर उधर है, यह वाक्य क्या है? संकेत वाचक। नहीं कहते हैं दीपक का घर उधर है, हाथ से इशारा करेंगे आप तो संकेत वाचक हो जाएगा। ठीक है, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, इस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है, बताइए। इसमें आपका होगा जो मेहनती होता है। ठीक है, आगे आपके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इस वाक्य में वाक्य भेद है, इसमें आपका होगा विधानवाचक वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, कौन सा वाक्य इसमें है? इसमें आपका होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, यह वाक्य में क्या है? तो इसमें है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, श्वेता नए कपड़े लेकर आई, यह वाक्य क्या है? ये है आपका सरल वाक्य। ठीक, आगे देखिए, चार ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, इस वाक्य में सही संज्ञा पद बन क्या है? ये आपके हैं चार ताकतवर मजदूर। ठीक है, आगे देखिए, उद्यमी शब्द का विलोम तो होगा आलसी, उन्मूलन शब्द का विलोम रोपण, 200 प्लस इंपॉर्टेंट है, 200% इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको, पूछा है कई बार। महा महार्धता का विलोम है, ये होगा अल्पार्धता। ठीक है, आगे देखिए, अपकीर्ति शब्द का विलोम बताइए, अपकीर्ति शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपका होगा सुकीर्ति। आविर्भाव का विपरीत शब्द क्या होगा? तिरोभाव। स्वधर्म शब्द का विलोम परधर्म। अनुपभुक्त का विलोम क्या होगा? उपभुक्त। ठीक है, रीत का विलोम अनिरित, आधार का विलोम आधाय, गौरव का विलोम लाघव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बताऊंगा उसको रट लेना। आगे देखो, आर्स का विलोम अनार्स। आगे देखते हैं, विद्वान का विलोम विदुषी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। सामिस का विलोम निरामिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, समीकरण का विलोम विस्मीकरण। उपत्यका का विलोम अधिक्या, कई बार पूछा है। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम होगा आपका पौवार्त्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आचार शब्द का विलोम होगा अनाचार। आवरण शब्द का विलोम अनावरण। स्वप्न का विलोम क्या होगा? जागरण। आदर का विलोम शुष्क। परुष शब्द का विलोम कोमल। कुटिल का विलोम रीजु। आवाहन का विलोम विसर्जन। प्राचीन शब्द का विलोम
अर्वाचीन, ऊपर आपको पढ़ाए भी थे। अनभिज्ञ शब्द का विलोम अभिज्ञ, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, अंतरंग का विलोम बहिरंग, अथ शब्द का विलोम इति, सुषुप्त का विलोम जागृत, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, खादि खादि शब्द युग्म के सही अर्थ क्या होंगे? तो देखिए, एक खादि का अर्थ क्या होगा? कवच, दूसरे खादि का कटीला। ठीक है, आगे देखिए, आजिल शब्द का अर्थ क्या है? आंगन। आपत्ति का अर्थ ऐतराज। पतवार का पर्यायवाची क्या है? कर्ण। सूर्य का पर्यायवाची अर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अर्क जो है, एक काफी बार पूछा दे देता, अर्क किसका पर्यायवाची? सूर्य का। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, ये आपको याद होगा। नदी का पर्यायवाची क्या है? कुलमकंसा। ठीक है, कुलमकंसा, ये आपको रटा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। शब्द युग पौत्र, पौत्र का सही अर्थ क्या होगा? पोता, पोता जहाज। ठीक है, आराधना एक एकार्थी शब्द है, तो तपस्या। आगे देखिए, अग और अद शब्द युग्म का सही अर्थ होगा पर्वत पाप। ठीक है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, एकार्थी शब्द है, तो आपका होगा अजर। करकट, करकट का सही अर्थ क्या है? कूड़ा, कूड़ा और केकड़ा। देखिए, इसका जो होगा, करकट का जो कूड़ा, करकट मतलब केकड़ा। अब्ज का अर्थ होता है, अब्ज का अर्थ कमल, अब्ज का अर्थ होगा क्या? वर्ष, रट लेना। आगे देखिए, साखी शब्द का अर्थ है, तो आपका होगा साक्षी। कलोनी का अर्थ क्या होगा? नदी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये आपके रिवीजन के लिए है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है और नया क्वेश्चन भी है। शाखा मृग पर्यायवाची क्या है? बंदर का है शाखा मृग। एक और होता है मरकट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मरकट, इसको भी रट लेना। और एक देखिए, जिसकी आशा न की गई हो, उसका एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। ठीक है, अभय और उभय सही अर्थ क्या होगा? तो अभय का होगा निडर, उभय मतलब होता दोनों, दोनों हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें देते उभय निष्ठ प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब जितने प्रश्न उसका उत्तर दीजिए। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं ना, जीवन का बीता हुआ भाग शब्द का एक आर्थिक शब्द है, तो आपका हो जाएगा अवस्था। ठीक है, आगे देखिए, कटक और कटुक शब्द सही का अर्थ क्या होगा? देखिए, कटक मतलब होता है सोना, और कटुक मतलब होता है कड़वा। ठीक है, पायस और पावस का सही अर्थ है, तो पायस का अर्थ हो जाएगा खीर, पावस का हो जाएगा वर्षा ऋतु। आगे देखिए, समुद्र का पर्यायवाची है, तो ये आपका है सागर। अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक। ठीक है, आगे देखिए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनोज। ठीक, गंगा का एक नाम है, तो यह आपका है विष्णुपति। ठीक है, आगे देखिए, कलश का पर्यायवाची है कुंभ। ठीक है, चंदिका का पर्यायवाची कौमुदी, गर्दभ का पर्यायवाची क्या है? धूसर। और एक और होता है गधा, गधा भी होता है गर्दभ का। ठीक है, बाढ़ का पर्यायवाची क्या होगा? आसुग। कांच का पर्यायवाची शीशा, मोर का पर्यायवाची कलापी, हंस का पर्यायवाची क्या होगा? मराल, अलंकेश पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का, तर्कस का पर्यायवाची निसंग, अश्व का क्या होगा? घोटक, स्थिर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अडिग, हिमवान का पर्यायवाची हिमाद्री, पुलोमा का पर्यायवाची सची, राजीव का तामरस, देवता का पर्यायवाची क्या होगा? विबुध, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? वाजी, नौका का पर्यायवाची क्या होगा? तरणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूता का पर्यायवाची उपाना, ये भी आपका नया है और इंपॉर्टेंट, रख लेना। आगे देखिए, ठग का पर्यायवाची क्या होगा? प्रतारक। ठीक है, आगे देखिए, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज। द्विज किसको कहते हैं? द्विज अनेकार्थी पूछेगा तो देखिए, द्विज बताओ, पक्षी भी कहते हैं, पंडित भी आता है इसमें, और एक आता है क्या नाम है? दांत, दांत को भी द्विज कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। केतु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वज, जैसे ध्वज होता है, झंडा होता है, उसको बोलते हैं। ओघ शब्द का पर्यायवाची ढेर का, देहधारी शब्द पर्यायवाची है जीव का, घर का पर्यायवाची क्या होगा? अयन, गृह का ये पर्यायवाची है। जो इंपॉर्टेंट देखिए, सब इंपॉर्टेंट आपके लिए। जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल, शाखा मृग बंदरव्यो आप ऊपर पढ़े हैं।
वाज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व। केतु का पर्यायवाची ध्वज। महाश्वेता पर्यायवाची है सरस्वती का। मोर का पर्यायवाची कलापी, बहुत इंपॉर्टेंट रख लेना। अभ्र का पर्यायवाची आकाश। अवली का अर्थ है पक्षी। कमल का पर्यायवाची शतदल, राजीव, रट लो। एक होता है अरविंद, अरविंद होता है। एक होता है पुंडकारिक, वो भी एक कमल का आपका होगा, ठीक है। सरवरी पर्यायवाची क्या होगा? राति का। केतु का अर्थ क्या है? ध्वज। परवाल पर्यायवाची है मूंगा का। सुग्गा पर्यायवाची किसका है? तोता का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भृंग। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है मेदिनी। वृक्ष का पर्यायवाची तरु। कमल का पर्यायवाची जलज। वायु शाखा का पर्यायवाची अग्र। एक तुम्हें अपने तरफ से बताते हैं आम का। आम का पर्यायवाची क्या होगा? रसाल, बहुत बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? विषंबरा। पर्वत का पर्यायवाची भूधर। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति। स्त्री का पर्यायवाची रमणी। अमृत का पर्यायवाची सुधा। कपड़ा का पर्यायवाची वसन। कपड़ा का पर्यायवाची वसन, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? सुमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अग्नि का पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट अनल। आगे देखिए, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? ये आपका है क्षण प्रभा, ठीक है। मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? निर्माण। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में विशेषण का भेद है, कि आपके यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक, आप उसको गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, रमेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बैठा नहीं जाता, इसमें वाच्य है भाववाच्य, ठीक है। मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, यह वाक्य क्या है? भाववाच्य, भाववाच्य वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आपका इंपॉर्टेंट है। वाच्य के प्रकार है, ठीक है। वाक्य के प्रकार क्या है? तीन, ठीक है। क्रिया के क्रिया के मूल को कहते हैं, ये कहते हैं धातु, ठीक है। हम कुली से बोझ उठाते हैं, इसमें इस वाक्य में क्या है कि आपका प्रेरणात्मक वाक्य। जैसे तो हम उनसे खत लिखवाते हैं, हम मोहन से खत लिखवाते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका प्रेरणात्मक, ठीक है। फिर प्रथम आया, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है, तो आपका है निश्चयवाचक, ठीक है। आगे देखिए, मैं ताजा फल लाया हूँ, इस वाक्य में विशेषण का भेद है, तो है आपका गुणवाचक, उसकी विशेषता है ना। बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, यह वाक्य में है संयुक्त वाक्य, ठीक है। आगे आपका देखते हैं, योग करके वह टहलने जाएगी, इस वाक्य में क्रिया का भेद है, इसमें आपका पूर्वकालिक, इसमें आपका होगा पूर्वकालिक क्रिया। आगे देखिए, वह पढ़ता तो पास होता है, इस वाक्य में काल क्या है? इस वाक्य में काल है हेतु हेतु मदभूत, ठीक है। आगे आपको देखते हैं, अविकारी शब्द माना जाता है, तो किसको माना जाता है? अव्यय को, ठीक है। आगे देखिए, जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति का वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है, उसे कहते हैं आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो शब्द पूर्वापर शब्द संबंध से की संज्ञा के बदले आता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, ठीक। आगे देखिए, जिस संज्ञा में जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक। विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ओह, मेरा सीट फटा जा रहा है, इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो देखिए, ये दिया ना, इसको कहते हैं विस्मयवाचक, ठीक है। उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद है, तो आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण पद है आर्थिक, ठीक। वह इधर उधर घूमती रही, वाक्य में अव्यय पद है इधर और उधर, ठीक है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपका होगा भाववाचक। सब पेड़ में सब विशेषण है, ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ये आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। विधेय के अंतर्गत आता है,
कौन सा आता है? कर्म और क्रिया। हिंदी में लिंग होते हैं दो, ठीक है, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। ऊट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये होगा आपका ऊटनी। एक शब्द जिसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, कोयल। आगे देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका शुद्ध लिखने को भी पूछ देता है, ठीक है, ये भी रट लेना, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऋषि का स्त्रीलिंग, ऋषि का मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग, 200% इंपॉर्टेंट है, 200%, कई बार पूछा है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये आपका होगा ठकुरानी। ज्ञानवती शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? ये आपका होगा ज्ञानवान। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए सही शब्द क्या होगा? युवती, ठीक है। कविता का बहुवचन कविताएं। लड़की पढ़ती है वाक्य बहुवचन में होता है, तो होगा इसका लड़कियां पढ़ती हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन क्या है? तो आपका है बहुवचन। आगे देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होगा तो क्या होगा? चिड़िया। चंदा वाला बिंदी जो होता है इसमें बहुवचन हो जाता है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार प्रयुक्त होता है, ये होता है आपका अपादान कारक। जो जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा है। सहस्तेन खादंती में कारक क्या है? ये है आपका कारण करण, ठीक है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक क्या है? तो अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? में या पर, में या पर, ये आपका अधिकरण में आते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कारक, ठीक है। को किस कारक की विभक्ति है? तो ये आपका कर्म आता है। कर्ता का क्या हो जाएगा? कर्ता का हो जाएगा कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए आगे मिलेगा आपको। ने कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता, ये दिया ना। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। उससे अच्छा तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? इसमें आपका हो जाएगा अपादान, तुलना करना। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? तो आपका को हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, आप रटे होंगे ना 8। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो ये आपका है अधिकरण कारक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। आगे चलते हैं। चरण शब्द में प्रत्यय है, चरण शब्द में प्रत्यय क्या होगा? अन्न। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो देखिए, फुर्तीला में ईला होगा, इसमें बड़ी की मात्रा दिया ना, फुर्तीला में बड़ी की मात्रा तो ईला होगा। नहीं तो अगर ऑप्शन में ए भी देगा ना, तो बहुत से लड़के जल्दबाजी में इसको मार देंगे। ये देखिएगा बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा। आगे देखिए, निर्विकार शब्द में उपसर्ग क्या है? कि आपका है निरुपसर्ग है। आगे देखिए, नेपाली शब्द में प्रत्यय है नेपाली, बड़ी की मात्रा दिया ना, बड़ी की मात्रा ई, नेपाल। आगे देखिए, अवगढ़ शब्द में उपसर्ग है, अवगढ़ शब्द में उपसर्ग क्या? उपसर्ग मतलब क्या होता है? आगे वाला, तो औ, ठीक है। कजरौटा शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब क्या? पीछे वाला, कजरौटा, औटा, ठीक है। उजड़ना शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है? आगे वाला, तो ऊ। आगे देखिए, पालनहार में प्रत्यय है, पालनहार, प्रत्यय मतलब पीछे, पालनहार, हार, ठीक है। आया क्लियर? श्रवणी शब्द में प्रत्यय है, देखिए बड़ी की मात्रा दिया ना, अनी है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आपके नुकसान आपका हो जाएगा, ठीक है, दो नंबर चला जाएगा। बिछौना शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है, तो आपका बिछाना प्लस ओना, बिछौना। पांडव शब्द में प्रत्यय है, तो आपका होगा तदित, तदित प्रत्यय होगा आपका, ठीक है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तत्दलीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार संधि विच्छेद में पूछा गया है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो आपका होगा उत, ठीक है। अनंग शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अन। प्रत्युपत्र शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक आपका होगा प्रति, ठीक है। आगे देखिए, कृपाल शब्द में लगा है,
तो ये आपका लगा है क्या, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब क्या, आगे वाला। निढाल शब्द में प्रयोग किया गया है, इसमें किया गया है नी उपसर्ग का। ठीक है, आगे देखिए, और इसमें टोटल 800 से ऊपर प्रश्न है। ठीक है, कोशिश करूंगा पूरा खत्म करने का। परमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव होगा, तो इसका होगा परमार्धन इक। ठीक है, सुशांत शब्द, सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है सु प्लस शांत। ठीक है, अभाव शब्द में उपसर्ग कौन सा है, इसमें होगा अ। ठीक है, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में उपसर्ग है, तो दोनों में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब आगे वाला, एक में है स्व और एक में है सु। ठीक, आगे देखिए, शब्द रचना में योगदान नहीं होता, किसका नहीं होता, पद का। अतियु शब्द में उपसर्ग है अति। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दुह वी औ। ठीक है, परामर्श में उपसर्ग का प्रयोग है परा। अरुणिमा में प्रत्यय है ईमा। देखिए इसमें छोटी की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा है इसलिए ईमा। अब इसमें दे देगा ऑप्शन में ईमा, और आप ध्यान दिए नहीं, तुरंत इसी को मार दिए, तो इसको ध्यान देना आप लोग। छत्रियानी शब्द में प्रत्यय क्या है, आनी। मौलिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, मौलिक, छोटी की मात्रा ना, ध्यान देना। पराजय शब्द में उपसर्ग लगा है, उपसर्ग मतलब क्या होता है, आगे वाला, परा उपसर्ग लगा है। निरूपण में उपसर्ग है नी, इसमें देखिए मात्रा क्या दिया है, छोटी की मात्रा है। ठीक है, ढोलकी शब्द में प्रत्यय क्या है, ढोलकी, लास्ट में की, बड़ी की मात्रा इसमें है ना, इतना ध्यान देना, नहीं तो कहीं छोटी की मात्रा ऐसे दे दे, आप जल्दबाजी में इसको मार दो, गलत हो जाएगा। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या होगा, अक्कड़। ठीक है, उपसर्ग शब्द, शब्दांश, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, कृदंत और तदित भेद है, ये आपके हैं प्रत्यय। अनुचित में उपसर्ग क्या होगा, तो होगा आपका अन्न। कृत प्रत्यय का योग होता है क्रिया या धातु के साथ। ठीक है, आगमन शब्द में उपसर्ग है, बताइए उपसर्ग मतलब क्या होता है, आगे वाला, तो आपका होगा आ। अवतरण शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अव। मिलाप शब्द में प्रत्यय है आप। अधि उपसर्ग एवं आयु मूल शब्द है अध्याय शब्द में। वे शब्दांत जो शब्द के आरंभ में लगकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। आगमन शब्द में उपसर्ग है, इसमें होगा आ। अमर शब्द में उपसर्ग क्या होगा, आपका होगा अ। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, दी गई लोककृति का सही अर्थ क्या होगा, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। आगे क्वेश्चन देखिए, अब की अब, जबकि जब के साथ लोककृत का अर्थ क्या होगा, सदा वर्तमान की ही चिंता करना चाहिए। ठीक है, आग पर लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ईर्ष्या से जलना। मरने के लिए तैयार हो जाना, इसका मुहावरा क्या होगा, सिर पर कफन बांधना। घड़ों पानी पड़ना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अत्यंत लज्जित होना। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परित्यक्ता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। आगे देखिए, अधियारा मिटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो होगा अज्ञान समाप्त होना। सर पर कफन बांधना, मुहावरे का सही अर्थ तो आपका होगा बलिदान के लिए तैयार होना। अपनी टांग उघाड़िए आप ही मरिए लाज, लोककृति का सही अर्थ क्या होगा, अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। ठीक है, कान कान उमेटना का सही अर्थ क्या होगा, तो होगा आपका दंड देना। बुरे दिन आना, बुरे दिन आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तालू में दांत जमना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका क्या अर्थ होगा, क्या होगा आपका अनमेल वस्तुओं का योग, जैसे होता बीमेल अमेल, जैसे बिना मेल वाला। गागर में सागर भरना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा आपका थोड़े में बहुत कुछ कह देना। और गागर में सागर कौन कभी भरते थे, बिहारी कवि। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, क्या आपका होगा, ऊंची पकान, ऊंची दुकान फीका पकवान, सुने होंगे आप ना, तो इसके लिए हो गया आपका। आगे देखिए, नींव डालना मुहावरे का अर्थ है, तो आपका होगा कार्य का शुभारंभ करना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकगीत का अर्थ क्या होगा, न कारण होगा न कार्य। अपना हाथ जगन्नाथ, लोककीर्ति का अर्थ है
अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। हुक्का पानी बंद करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? जाति से बहिष्कृत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, रट लेना। यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोकृत का अर्थ क्या होगा? योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। आगे देखिए, तबेली की बला, बंदर के सिर, लोकोकृत का सही अर्थ क्या होगा? अपराध करे कोई और पकड़ा कोई और जाए। सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तुरंत भाग जाना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या होगा? जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। अभी ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2023 में पेपर हुआ था ना, 2021 वाला, उसमें। इसका अर्थ क्या होगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। खेत रहना, मुहावरे का अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य। आगे देखिए, अंधे की लकड़ी, इसका तात्पर्य क्या होगा? एक ही सहारा, एक अनार 100 बीमार। इस लोककृति का सही अर्थ क्या होगा? वस्तु थोड़ी और चाहने वाले ज्यादा। कलई खुलना, इसका मतलब क्या होता है? भेद प्रकट होना। चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ क्या करना होता है? मौज करना। भयगति सांप, भयगति सांप छछूंदर केरी, इसका अर्थ क्या होगा? दुविधा में पड़ जाना। कड़ाही में गिरा, चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या होगा? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। जूतियों में दाल बांटना, सही मुहावरा क्या होगा इसका? लड़ाई झगड़ा हो जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है। पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल, लोककृत का अर्थ क्या होगा? योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। जैसे नहीं होता कि मान लीजिए आप पढ़ के बीटेक उटेक कर लिए हैं और आप ग्रुप डी जॉब में कर लिए आप, तो वो आपके स्तर लायक जॉब नहीं है, क्योंकि आपने, तो वही उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी हर कोई नौकरी बेस्ट होता है, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ठीक है। अवांछित संवाद के अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सिर खाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। टोटल इसमें 800 से ऊपर जो क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसमें होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। घी के दिए जलाना, मुहावरा क्या होगा? खुशी महाना, खुशी मनाना, ठीक है। सोने में सुगंध, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? सुंदर वस्तु में गुण होना। नई जमीन तोड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा? अनूठा प्रयोग। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोकृत का सही अर्थ क्या होगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होगा? धीमी गति से कार्य करने वाला। आंख फिरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहले जैसा प्रेम न रखना। मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या होगा? बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, ठीक है। कान पकड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो होगा प्रतिज्ञा करना। नाक रगड़ना, मुहावरे का अर्थ माफी मांगना। सिर मरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जबरदस्ती आरोप लगाना। बात बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहाना बनाना। मतक्य में संधि कौन सा है? तो आपका होगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसका पहचान क्या होगा? डबल मात्रा, ठीक है। आगे देखिए, निश्चय शब्द में संधि विच्छेद है, ये आपका विसर्ग, ये वाला चिन्ह आएगा आपका, तो विसर्ग हो जाएगा। यशोदा शब्द में कौन सा है? इसमें भी विसर्ग है। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु धन ए, गुरुवे, ठीक है। आगे देखिए, तद धन टीका, संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तटीका। धर्म धन अर्थ का संधि विच्छेद धर्मार्थ। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन शिष्ट। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत धन हरण। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि, ठीक है। संधि का परिभाषा था, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर्ग या व्यंजन स्वर वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। सुधन सुप्ति का संधि होगा सुसुप्त। हरीश का संधि विच्छेद होगा हरिधन ईश। यद्यप का संधि विच्छेद यदि धन अपि। अछुतोद्वार का संधि विच्छेद क्या होगा? अछुत धन उद्वार। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? काफी बार पूछा है, 5। आगे देखिए, दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? दया धन आनंद। चर धन अचर का संधि विच्छेद क्या होगा? चराचर। अत्यंत शब्द में संधि है यण संधि। अत्यधिक का संधि विच्छेद है अति धन अधिक। आगे देखते हैं,
जीवैषणा का संधि विच्छेद क्या होगा? जीव धन ऐषणा। ठीक है। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तत् धन आकार। अनवय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय। ईश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या होगा? कवि धन ईश्वर। संसार शब्द में संधि है व्यंजन संधि। ये पूछा सम, ऊपर जो बिंदी लगी है उसकी वजह से व्यंजन। उद्धरण का संधि विच्छेद है व्यंजन। महेश्वरी में संधि है वृद्धि। देखिए डबल मात्रा आया ना ये वाला, तो आपका वृद्धि होगा। इति धन आदि बराबर क्या होगा? इत्यादि। यह संधि कौन सा है? यण संधि। नायक शब्द, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन अक। अनंत शब्द का संधि सही विधि होगा अन्न धन अंत। दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद दुह धन प्रकृति। जगन्नाथ में संधि कौन सा है? ये आपका है व्यंजन संधि। देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्ह कीजिए देवधन आलय। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन लंघन। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यह संधि कहलाती है, क्या कहलाती है? आपकी गुण स्वर संधि। पवन शब्द में संधि है अयादि। संधि विच्छेद क्या है उसका होगा? पोधन अन पवन। उज्ज्वल शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? व्यंजन संधि। और देखिए उज्ज्वल का सही रूप पूछता है शुद्ध रूप, तो इसको रट लेना आप। आधा जो होता है वो 2 बार होता है। ठीक है। यदि ए ओ ए ओ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः य व य अय अव आयादि स्वर संधि आय आव हो जाता है। तो यह कौन सा स्वर है? स्वर संधि है। इसमें आपका होगा अयादि स्वर संधि। कौन सा होगा इसमें? तो ये आपका होगा अयादि स्वर संधि। ठीक है। आगे चलते हैं। नौढ़ा, नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ धन उढ़ा। सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्य धन उदय। रीति प्लस अनुसार के संधि का शब्द बनेगा तो आपका बनेगा रीत्यानुसार। अपिछते का संधि विच्छेद क्या होगा? अपि धन इच्छते। कल्पांत शब्द में संधि का है दीर्घ। देखिए यहाँ पे पा दिया ना, आ का मात्रा है ना बड़ा। दिक धन गज, संधि विच्छेद क्या होगा इसका? संधि दिग्गज। दोपहर में समास कौन सा होगा? द्विगु। वीणा पाणी में समास क्या होगा? बहुब्रीहि, मतलब सरस्वती जी ना। बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुब्रीहि समास। इसका देखिए मैं इसको समझाऊं। किसी शब्द को दो का तीसरा अर्थ जो निकलता है उसको बहुब्रीहि कहते हैं, ये मेरी भाषा में। ठीक है। जैसे नहीं पूछता है, जैसे बहुत ऐसी चीजें हैं जो उसका अर्थ निकल जाता है। जैसे मान लो गजानन आ गया, गणेश जी हो गया। ठीक है। अनुगमन में समास कौन सा है? तो देखिए अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव इसमें समास है क्योंकि इसमें अनु जो है वो आपका उपसर्ग आएगा ना। चौमसा शब्द में समास कौन सा होगा? तो आपका होगा द्विगु। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका है तीन रंगों का समाहार। तीन रंगों का समाहार क्या होगा? तिरंगा। उसमें क्या होगा आपका? द्विगु समास। ठीक है। सामसिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति कहलाती है विग्रह। चारपाई शब्द में कौन सा अलंकार है? समास है? तो आपका है बहुब्रीहि समास। धर्म बुद्धि में समास कर्मधारय द्वंद्व दोनों है। ठीक है। उत्तर दक्षिण में समास कौन सा होगा? तो आपका होगा द्वंद्व। ऋण मुक्त शब्द में समास ऋण से मुक्त, तो आपका अपादान तत्पुरुष। अगर ऑप्शन में तत्पुरुष समास है तो उसको कर देना, अगर ज्यादा डीप में दे देगा तो दे देगा आपका अपादान तत्पुरुष ऑप्शन में। ठीक है। चंद्रमुख में समास कौन सा है? तो आपका है कर्मधार है। ठीक। आगे देखिए मुख चंद्र में समास कौन सा है? ये भी आपका कर्मधार है। गोधुम चड़कम में समास कौन सा है? इसमें आपका होगा समाहार द्वंद्व। जेब कतरा शब्द में समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। यथा संभव समास कौन सा है? अव्ययी भाव। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां होता है द्विगु समास। ठीक है। समास में आय पद को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो वहां पे होता है, तो आपका होता है बहुब्रीहि समास। यथा विधि में समास कौन सा है? तो इसमें आपका है अव्ययी भाव। भारत रत्न में समास कौन सा है? तत्पुरुष। यथाशक्ति में समास कौन सा है? अव्ययी भाव। प्रजाहित में समास कौन सा है? तत्पुरुष। यथाक्रम में समास कौन सा है? तो आपका होगा अव्ययी भाव। गुणहीन में शब्द में समास कौन सा है? तो आपका है तत्पुरुष समास। राजा रानी में समास कौन सा है? द्वंद्व समास। चौराहा में समास कौन सा है? द्विगु समास। चिड़ीमार में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास।
नरसिंह में समास कौन सा है? तो आपका है कर्मधारय समास। नीलगाय में समास कौन सा है? तो आपका है कर्मधारय। त्रिभुज शब्द में समास कौन सा है? तो आपका है द्विगु समास। महात्मा शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारय। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दिनम दिनम प्रति। भुजदंड में समास है तो आपका कर्मधारय। सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष। नीलोत्पल शब्द में समास है। धनंजय में समास है कर्मधारय। ये दोनों में समास कौन सा है? कर्मधारय। ठीक है। गिरधारी में समास कौन सा है? बहुब्रीहि। गिरधारी मतलब क्या? कृष्ण जी को या विष्णु जी को किसी को कह सकते हैं आप। मनमानव समास कौन सा है? अव्ययी भाव। कतर वयोत में समास कौन सा है? द्वंद्व। कमल नयन में समास कौन सा है? बहुब्रीहि। आगे देखते हैं। हानि लाभ में समास कौन सा है? द्वंद्व समास। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जहां पे जो योजक चिन्ह आएगा ना वहां पे आपका द्वंद्व हो जाएगा। लंबोदर किसका उदाहरण है? तो यह बहुब्रीहि समास गणेश जी। ठीक है। आजन्म में समास कौन सा है? अव्ययी। अव्ययी भाव आजन्म, इसमें आ दिया ना उपसर्ग। ठीक है। तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास। गौशाला शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष। गौ के लिए शाला, तो आपका तत्पुरुष समास हो गया। द्विगु समास का उदाहरण क्या है? त्रिभुवन। पाप पुण्य में समास कौन सा है? द्वंद्व। इसमें देखिए योजक चिन्ह दिया ना ए वाला, तो वहां पर द्वंद्व आएगा। परमानंद शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारय। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और तथा पद प्रधान हो उसे कहते हैं क्या? अव्ययी भाव समास। ठीक है। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे चलते हैं। पंचवटी शब्द में समास है तो आपका है द्विगु। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु। धनुर्बाण में समास कौन सा है? द्वंद्व। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समान। द्वंद्व समास कहते हैं उसको। ठीक है। सदमत शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष। अकाल पीड़ित में समास होगा तो आपका होगा तत्पुरुष, अकाल से पीड़ित। पर्ण कुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न में समास है तत्पुरुष। अनुरूप में समास है अव्ययी भाव। कुसुमाकर में समास है बहुब्रीहि। रातों रात शब्द में समास है तो आपका होगा अव्ययी भाव। पतझड़ में समास है बहुब्रीहि। मुंहतोड़ शब्द में समास कौन सा होगा? तो आपका होगा तत्पुरुष समास। निर्दय में समास बहुब्रीहि समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है। अकृतम में समास है तत्पुरुष। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। ठीक है। आगे चलते हैं। पराधीन शब्द में समास कौन होगा? तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका उपमा अलंकार। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है अनुप्रास। ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं खोए, ज्यो ज्यो बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपका है? तो इसमें आपका है विरोधाभास। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका टोटल इसमें 800 प्लस प्रश्न है। ठीक है। आगे आपका है, रुके थोड़ा जूम कर ले इसको। हाँ। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा रूपक अलंकार। ठीक है। जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर आपका होगा अनन्वय। ठीक है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। इसमें कौन सा दोहा अलंकार है? तो आपका है यथासंख्य। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना अलंकार का परिचायक बिहाना। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं न भूपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियों में उदाहरण कौन सा है? तो आपका होगा परिसंख्या अलंकार। जहाँ राधा आनंद उदित निशि बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है प्रतीप अलंकार। ठीक है। आगे देखते हैं। अलंकारों के अंतर्गत आते हैं दीपक और उल्लेख। जब दो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार कौन सा होगा? दृष्टांत। मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात बिसेखी में अलंकार कौन सा है? तो आपका है व्यतिरेक। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु से अनेक वस्तुओं में के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए
तो वहां कौन सा अलंकार होगा? संदेह। ठीक है। रूपक अलंकार के भेद हैं तीन। नैकु बुझाती नहीं बिरहानल, नैनन नीर नदी बहने पर। इस उदाहरण में अलंकार कौन सा होगा? इसमें होगा आपका विशिष्ट, विशेषोक्ति होगा। ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें आपका श्लेष। ठीक है। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है विप्सा। ठीक है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। रूपक अलंकार काफी बार पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है। पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावारी, एड़ी मिड़त जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। आगे नदियां पड़ी, अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक घोड़ा था उस पार। इस पंक्तियों में कौन सा है? ये आपका होता अति संयुक्त अलंकार। और ये आपका 2023 दरोगा में पूछा गया था, जो 2021 में पेपर हुआ था। ठीक है। जहां एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहां होता है यमक अलंकार। एग्जाम्पल आपको याद होगा, कनक कनकती सौगुनी वाला, उसमें आपका यमक होता है। ठीक है। उदित उदय गिरिमंच पर, रघुवर बार पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका रूपक अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है उपमा अलंकार। ठीक है। आगे चलते हैं। उपमा के अंगों में उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहां होता है प्रतीप अलंकार। सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से। इस पंक्तियों में तो यहाँ पे आपका होगा उपमा अलंकार। जहां पे तुलना किया जाता है ना, वहां पे आपका उपमा अलंकार। तो बर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान में है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा यमक अलंकार। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि, कामी अरुचोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका है श्लेष। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार होगा अपहोनित। ठीक है। नेत्र निमिलन करती मानो, प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई, बार बार जाती सोने। इसमें अलंकार कौन सा होगा? तो मानवीकरण। ठीक है। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका निदर्शना। ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां दिखाया जाए, वहां पर होता है, तो वहां पर आपका होगा व्यतिरेक अलंकार। ठीक है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है यमक अलंकार। ठीक है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे आपका होगा यमक अलंकार। ठीक है। दो प्रकार का होता है श्लेष अलंकार। अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा। ठीक है। जन्म सिंधु पुनिबंधु, विष दीन मलिन सकलंक, सिख मुख समता पाव, कीमी छंद बापुरु रंग। इस उदाहरण में अलंकार कौन सा है? इसमें आपका होगा व्यतिरेक। ठीक है। आगे देखते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों कणों में पूर्ण मानो हो गए, पंकज नए। इस पंक्तियों में प्रयोग हुआ है। इसमें आपका वो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। निर्धर के धन से तुम आई आई में है कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका उपमा अलंकार। ठीक है। विभावना अलंकार का लक्षण है बिना कारण के कार्य की सिद्धि। अमी झरत चछु, अमी झरत चहु और सो, नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अंश, चंद उदित कही हेत। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप है। ठीक है। पाव महावर दैन की, पाव महावर दैन को, नाइनी बैठी आई, फिर जानी महावरी, एड़ी मिड़ती जाए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ये आपका है भ्रांतिमान।
भरत मुनि ने चार अलंकारों का उल्लेख किया है। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। दृग, ऊर्जत, तुटक, कुटम, जुरत, चतुर, चित, प्रीत, परित, गांठ, दुर्जन, हिय, दई, नई, यह रीत। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अर्थ इसमें आपका है? असंगत अलंकार। अर्थालंकार है रूपक। पूछता है रूपक कौन सा अलंकार है? आपका अर्थालंकार आएगा। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर लगा है, ये आपका होगा रूपक अलंकार। ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा है? इसमें भी रूपक अलंकार है और मोस्ट इंपॉर्टेंट काफी बार पूछा है। ठीक है। एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ बनाने वाले अलंकार का नाम क्या होगा? तो इसका नाम है श्लेष अलंकार। ठीक है। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर होता है मालोपमा अलंकार। सत्य कथन के आधार पर असत्य कथन को सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो होता है अपहनुत अलंकार। ठीक है। था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय छल था, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका सदेह अलंकार। ठीक है। पीपर पात सरिस मंडूला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका उपमा। ठीक है। तो पर बारो उर्वशी, सुने राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका यमक अलंकार। ठीक है। आगे देखते हैं। बिरह भू भुवगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोग ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है रूपक अलंकार। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे आपका है असुवन जल सींचत सींचत प्रेम, बोली बोई, अब तो बेली बैल गई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका है रूपक अलंकार। जहां प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए, वहां अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे आपका होगा ब्याज स्तुति अलंकार। वह अलंकार जिसमें वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थक प्रधान होता है उसको कहते हैं अनुयोक्ति। ठीक है। नीकी पै फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। उक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? इसमें आपका है उदाहरण। ठीक है। मुनि तापस जीन थे दुख ललही, ते नरेश बिन पावक ददही। इस पंक्ति में क्या है? इसमें आपका है विभावना अलंकार। ठीक है। वह आचार्य जिसने शब्द अलंकारों को अधम काव्य, अर्थ अलंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तोत्तम कहा है। तो किसने कहा है? मम्मट ने। ठीक है। प्रतीक अलंकार के भेद होते हैं 5। दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तंभ उसी के हृदय समान, प्रसाद जी की इस पंक्ति में है। इसमें आपका है प्रतीप अलंकार। ठीक है। शब्द अलंकार कौन सा होता है? यमक। रट लेना। पूछता है दिवस का अवसान समीप था, गंगा था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी, अब राजा थी कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है सौभावक्ति। ठीक है। तीन ही सुहाई न अवध बधावा, चोरही चंदनी राति न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है प्रतिवस्तु प्रतिवस्तुपमा अलंकार। ठीक है। आगे देखते हैं। जहां बिना कारण के कार्य होता है वहां होता है आपका विभावना अलंकार। माधव धनी आयल कट, भांति प्रेम हेम परखा ओल कसौटी, भादव कौरथी राति। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें अलंकार होगा आपका परंपरित रूपक। ठीक है। आगे देखते हैं। हे पुरुष सिंह तुम भी, यह शक्ति करोड़ धारण। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है रूपक अलंकार। ठीक है। भरतई होए न राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कब कबहुक काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिलगाय। इस दो में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा दृष्टांत अलंकार। ठीक है। सतगुरु की महिमा अनंत, आनंद किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत, दिखावना हार। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है यमक अलंकार। ठीक है। वर्णों की आवृत्ति जहां वर्णों की आवर्ती जहां हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। सजल नीरद सी कला कलाकांति थी, पक्ति के रेखांतिक अंश में अलंकार होगा। तो इसमें आपका होगा उपमा अलंकार। ठीक है। सीय मुख सरिस सीय मुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका अनन्वय अलंकार। बहुवरी विचार की नहीं मनमाही, सीय वदन सम हिमकर नाही। इस पंक्ति में है तो ये आपका है प्रतिप अलंकार।
उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्णों की आवृत्ति यह होगा अनुप्रास। सी मुख सरिस सिक मुख भाई, यह है आपका अनन्य अलंकार, ये भी हो गया है। बहुरे विचारक की मन माही, सी वदन हिमकर नाही, पक्ति में कौन सा है? ये आपका होगा प्रतीप अलंकार। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान। ठीक है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही की सारी है, यह किस कौन सा अलंकार है? तो आपका होगा संधि अलंकार। अलंकार कितने भेद हैं? तीन। ठीक है। अधर धरत हरि के परत, ओठि दीठि पट जोत, हरति बास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन है? तो इसमें है तदगुण अलंकार। ठीक है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें आपका है विभावना। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? प्रतीक। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने नगरी में जा रही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकार है व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है लुप लुप्तोत्मक अलंकार। ठीक है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में होता है तो वहां क्या होगा? सलिस अलंकार। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा अनुप्रास अलंकार। जननी तू जननी भई, विदिशन विदिशन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा लाटानुप्रास अलंकार। अर्जित होना ही रहो श्रुति से सेवत इक रंग, कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा सलिस। कनक कनक सौ गुनी मादकता दिखाए, इसमें क्या होगा? यमक अलंकार। आगे देखते हैं। सुरसु तुलसी शशि उड़गम के सौदास, और कवि खदोत सम जह तह करे प्रकाश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा यमक। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर किरबीर। वृष भानुजा और हलदर में कौन सा समास है? इसमें आपका होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परम परमन हितु मनहु सुहाय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है। श्लेष अलंकार क्या है? तो ये आपका शब्द अलंकार। रूनित भृंग घटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कुंज समीर, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें अलंकार है यमक। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, राम हृदय जाकी नहीं विपत्ति सुमंगलता है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका है लाटानुप्रास। ठीक है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? काकू वक्रुकृत। ठीक है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। बूध अघात सहे गिरि कैसे, खल के बचन संत स जैसे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आपका है उदाहरण। किसी व्यक्ति से समर्थित की गई बात में होता है काव्यलिंग अलंकार। नित्य प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास में कौन सा अलंकार होगा? इसमें आपका होगा अतिशयोक्ति। सखी नील नवसर से निकला यह हंस, आह तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार किस प्रकार प्रयोग हुआ है? तो आपका हुआ सांग रूपक। ठीक है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल पद खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। मेघ इन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में क्या है? इसमें आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। जगत जनायो जी ही सकल, सो हरि जाने नाय, ज्यो आखिन सब देखी आंखों न देखी जाए, उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें आपका है उदाहरण। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है
जहां समानार्थक जहां समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त विशेषण से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां होता है समासोक्ति अलंकार। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बड़े तीरे जय बूढ़े संग, बूढ़े सब अंग। इस दोहा में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा विरोधाभास अलंकार। वह सर इधर गांडवी गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति है, इसमें होगा अक्रमात्मक अतिशयोक्ति। ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरुणी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यमक। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित होता है? इसमें आपका होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरवीन के। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है रूपक। खग कुल 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 सा बोल रहा पंक्ति में अलंकार है यमक। उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, इस रस में उदाहरण में अलंकार कौन है? प्रतीप। सब सुमरन सुख माकर सुखद थोर, सी अंग सखी कमल कोमल कनन कनक कठोर। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका व्यतिरेक। ठीक है, संगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हैत जात अब अज वहे वा जमुना के तीर। इस उदाहरण में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार होगा आपका स्मरण अलंकार। तनि तनुजा नीत नीर सोहत श्याम शरीर, समय में इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर अकाला, इस उदाहरण में कौन सा है? इसमें आपका है अपहनुत अलंकार। ठीक है, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, मोम सा तन खुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, इसमें आपका होगा पूर्वोपमा अलंकार। अलंकार के भेद। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से अभिप्राय है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाता है, तो वहां पे आपका मानवीकरण होता है। ठीक है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करती सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो आपका होगा अर्थानर्थ न्यास। ठीक है, दुल्हीन अंगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में अलंकार है, इसमें आपका होगा रूपकातिक संयुक्ति। ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या कह सकती हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा दृष्टांत अलंकार। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा उपमा अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। है अमानिसा उलगता गगन घन अंधकार में अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका होगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। इस पदांश में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। रवि को चाहत सरोज जो, शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर जो, त्यों तुमको मन मोर। इस काव्यांश में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका उपमा और यमक अलंकार। ठीक है, कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश परिराय न जाई। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार कौन सा होगा? इसमें आपका होगा रूपक। हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ले, इस काव्यांश में अलंकार है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए अब आगे है, इसमें आपका होगा उपमा और अनुप्रास। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उतरी नहाने जमुन जल ज्यो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। ठीक है, सम सुबरन सुख माकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका व्यतिरेक। ठीक है, निर्भरे नित्य प्रति रहे तनु तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसमें आपका होगा विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिवृत्त इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। एक इसका वाक्य था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में क्या शीर्षक लिखा गया था? इसका था हिंदी साहित्य का विकास। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो ये आपके जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है। मिस्र बंधु द्वारा उचित मिस्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है। तो ये आपके पृथ्वी कल्प। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो ये आपके महापंडित राहुल साकृत्यायन। ठीक है। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल का नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया था। तो किए थे एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? ये आपके हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी। ठीक है। हिंदी जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो इसको दिया था अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल साकृत्यायन ने। ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? ये कथन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आगे देखते हैं लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। ये कथन किसका है? तो ये आपका है शिव सिंह सरोज। कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज ग्रेगसन ने। ठीक है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह युक्त है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संख्या 1970 सन 1913 ईस्वी को चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ संभवत 1991 सन 1934 में। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका है वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा। तो आपके हैं गिलक्राइस्ट। ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसे आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवा दला लिबरेतुर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 में। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो आपका छपा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं तो ये आपके हैं मोतीलाल मिनारिया। ठीक है। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है तो आपका माना है 1700 से 1900 तक। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था।
हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा डॉक्टर नागेंद्र ने। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है तो है आपके मिश्र बंधु। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है कि आपके यहाँ विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। वह साहित्य वह साहित्यकार वह साहित्यिक इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तक, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। ते आपके रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं ते हैं आपके रामाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गासा दत्तासी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाला विद्वान है कि आपके हैं मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं कि आपके हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य की उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है कि कहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्णाक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है कि आपके हैं इस्तवार द ला लितरेतु हिंदुस्तानी। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के ठीक है अनुसार किया जाना चाहिए तो आपका स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है तो आपके रीतिकाल। ठीक है। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनको नामकरण किया तो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। हिंदी साहित्योहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है कि आपका होगा रचनाओं का मौखिक उल्लेख। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। इस्तवार द एला लितरेतुर एदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। ठीक है। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज गियर्सन। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। आगे देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का रचयिता कौन है तो आपके हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कौमुदी के संगमकर्ता कौन है तो आपके हैं राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है तो आपके हैं गोरखनाथ। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है तो की है शिव सिंह सेंगर। ठीक है। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है 1883 ईस्वी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा तो आपके हैं प्रेमचंद। ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा पुस्तक रचने वालों के व्यवहार युग समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण में दिया प्रकरण 4 में। ठीक है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा मानी है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है ते आपका श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं ते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार द लासा लितुर्त एंदुई ये हिंदुस्तानी की रचना की है गारसा द तासी ने। ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे आपका है गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का विकास अनुवाद किया। ये किए थे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। ठीक है, आगे देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं पादरी एडविन ग्रीच। ठीक है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का सचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी, तो संवत 1890 से संवत 1925। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो आपके श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया था 1893 से 1918 ईस्वी। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन है गारसा द काशी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 से 1893 ईस्वी। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम क्या दिया था? तो दिया था गद्य काल। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? ते आपके थे सरपा। ठीक है, सरपा नाम लिखा है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा द तासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक की परंपरा का सूत्रपात किया गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो आपके हैं मिश्र बंधु। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है सन 1925 से 1950 विक्रमी तक। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन बिलोचन शर्मा। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम है। तो आपका है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, पुरानी हिंदी नामकरण क्रिया किसकी है? तो आपके चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है आपके प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह कृति है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं तो आपके हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। वह लेखक जिसके इतिहास में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है तो आपके हैं जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है, वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था
किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? किए थे, कहे थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाश वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी। ठीक है, अमीर खुसरो का पूरा नाम, इसका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? ते हैं आपके डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन है? तो आपके डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910। मिश्र बंधुओं में नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्रा। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो आपके हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु कौन थे? विनोद गंधर्व। ठीक है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह तब निश्चित है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्णा के प्रेम का अनूठा वर्णन है। आपके पदावली। बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? आपके है राजमती। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, आगे आपका क्वेश्चन है चर्यापद के रचयिता कौन है? तो आपके हैं सबरपा। ठीक है, पीयू चित्तौर नो आवयु सामर पहली तीज जोवे बाट बिरहणी खिड़ खिड़ अणवेज खीज संदेशो पण साहिबा पाछो फिरिया न देह पंछी घालिया पिंजरे छूटना रोज संदेह। उक्त पंक्तियों की रचना किसने की थी? तो किए थे खुमार रासो ने। ठीक है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो आपके भट्ट केदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्ध और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध रचना है, यह रचना सोमप्रभ सूरी। ठीक है, संदेश रासक के लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके अब्दुल रहमान। आगे देखिए, विद्यापत की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर ही प्रभावित है, तो आपके बंगला से। ठीक है, आगे आपका है भला हुआ जुमारिया बहड़ी हमारा कंत लज्जेमम तुम वैंस्यु अहु जय भग्या घरु एतु। एक प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? तो आपके हेमचंद्र की। ठीक है, साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा थे आपके राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं, तो आपके हैं अमीर खुसरो। दानवा वाक्यवली के रचनाकार कौन है? तो हैं आपके विद्यापति। ठीक है, विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह है आपका रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। आदिकाल के अंतर्गत सरपा लुइपा आदि कवि संबंध है सिद्ध साहित्य से। ठीक है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? तो कथन है आपका राहुल साकृत्यायन का। ठीक है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? यह कथन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आगे देखते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसका है? तो यह आपका रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है,
वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ में संदर्भ है? तो आपके हैं बिसल देव रासो। ठीक है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथ योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? तो मत है आपका रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आगे देखते हैं। राउल राउल वेली के विषय में ही सही तथ्य है। इसका रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। आगे देखते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है, गोरखनाथ के विषय में कहा था। आगे देखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के संस्करण को मूल रासो मानते हैं। सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद वाला। ठीक है, बिसल देव रास के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। आगे देखते हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे पूरा हिंदी एक वीडियो में समाप्त कर दें। ठीक है, टोटल 800 प्रश्न है, तो बने रहिएगा वीडियो में। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक सही तथ्य है। उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, तो आपकी पदावली। ठीक है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? यह कथन आपका है राहुल सकृत्यायन का। ठीक है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं औहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। तो ये आपके हैं कीर्तिलता। ठीक है, आगे देखते हैं। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किसका है? तो एक कथन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है चौपाई। दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो आपका सरोपा विषयक यह ग्रंथ, यह कथन किसका है? कथन यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आगे देखते हैं। कुवल्य माला कथा के लेखक कौन है? तो लेखक है आपका उद्योगतम सूरी। आगे चलते हैं। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि आलोचक किसने माना है? तो माना है आपका शिव सिंह सेंगर। आगे है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है, तो संबंध है आपका वज्रयानी स्थिति से। जे हाल मिसंकी मुकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार आपके हैं अमीर खुसरो। आगे देखते हैं। निर्भय भीम बया योग के लेखक कौन है? तो आपके हैं रामचंद्र सुई। वह नाम जो सिद्ध है परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, तो आपका है पूतलिपा। आगे देखते हैं। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है, तो आपके अबू सईद। आगे देखिए। कलचुरी राजवंश की 7 नायकों के नक्सिक वर्ण से संबंधित ग्रंथ है, तो आपके राउर बेली। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनसे यहाँ उत्सव में है। विद्यापति के संदर्भ में कथन किसका है? तो आपका है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया, तो आपके हैं जोइंदु। वह काव्य धारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया, तो आपके हैं सिद्ध साहित्य। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण के पारंगत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है चंदन बालाराम के रचयिता कौन है? तो आपके हैं आसुगु। चंद बरदाई ने
पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः प्रयोग किया है? ये आपके कवित्त छंद। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा, ये लिखा आपके मैथिली भाषा में। पौमचर्यू में वर्ण है, जिसमें आपका है राम जी का। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियां हैं खड़ी बोली भाषा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है, हाँ, डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से, अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान, तो ये आपका एटा का पटियाली गांव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। ऑप्शन में एटा दिया देता है, लेकिन गांव का नाम पूछ देगा तो पटियाली गांव। ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो के रचनाकार कौन है? तो ये आपका है साडंगर। ठीक है। विद्यापति ने भाषा में काव्य की रचना की मैथिली भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया हिंदवी, हिंदवी किया। ठीक है। कीर्तिलता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। आगे देखते हैं। बालचंद बिजवाई भाषा, दुह नहीं लग गई दूजन हासा, विद्यापति की रचना की पक्ति है। ये कीर्तिलता। पूछेगा कीर्तिलता के लेखक कौन है? तो विद्यापति। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो आपके हैं रैदास, नानक और कबीर। ठीक है। ढोला मारू रादुहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? इसमें है आपका राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दास बड़थवाल। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। कंबान बान छुटई अपार, लागत लो इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत, घन सोन बहुत असरकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? इसमें वर्णन है पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासो से प्रक्षेपित हुई है। पदावती समय के विषय में यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं, ये आपके हैं अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य है पृथ्वीराज रासो। भरत मुनि के अपभ्रंश को नाम दिया गया है देश भाषा। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, ये आपका है भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत। सिद्धों एवं नाथों के सबसे पुराने हैं, तो आपका है मच्छंदर नाथ। बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? ये आपका है राजमती। आगे देखते हैं। अमावस के घड़ी झिलमी चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाथ के घड़ी बैंद गरजे, बाजंत बाजंत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाथ की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? तो आपके हैं गोरखनाथ। ठीक है। भाषा की कटौती पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है किस ग्रंथ में कहा गया है? तो कहा गया है आपका पृथ्वीराज रासो। वह रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। जम्बू स्वामी, चरयू, पौमचर्यू और महापुराण सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है सिद्ध की। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, तो आपके हैं अमीर खुसरो। आगे है पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस। आगे देखते हैं। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना सरपा। सिद्धों की बनियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया महापंडित राहुल साकृत्यायन ने। आदिकाल के कवि सरपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? तो ये आपके हैं कबीर। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है रामकुमार वर्मा जी का। ठीक है। नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है, क्या आपके कर्नल टाड। जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है
भरतेश्वर बाहुबली रास। शिलांकित रचना है रावल वेली। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? ते हैं पुष्पदंत। दब साहब प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की देवसेन ने। खंड काव्य है संदेश रासक। आलवार संतों की संख्या मानी गई है 12। ठीक है। कैमास वध ग्रंथ की प्रमुख घटना है पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है पौम चरियु। पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल। आगे देखते हैं आपका, आगे है आपका क्वेश्चन। हाँ, अपभ्रंश के आगे क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। ते आपके हैं बिसल देव रासो। पंडित सल सत्थ बकड़ाई देहई बुद्ध बसंत न जागरई। यह काव्य पक्ति किसकी है? ते आपके हैं सरपाद। ठीक है। आगे देखिए, वह ग्रंथ जिसमें आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है, ते आपका है परमाल रासो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है। ते माना आपका स्वयंभू। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। ते आपके हैं गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया पृथ्वीराज रासो। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का सचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गोरी सेव सेज पर मुख पर डारे केस पक्ति रचित है अमीर खुसरो द्वारा। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की है, तो ये आपके हैं अमीर खुसरो। विद्यापति दरबार कवि थे कीर्ति सिंह। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है, तो आपका है सरपा। ठीक है। आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो ये आपके हैं चंद्रबरदाई। ठीक है। तो दोस्तों ये आपके रहे हिंदी के 800 प्रश्न। ठीक है। अगर इस पीडीएफ मतलब अगर इस वीडियो पर 1000 अगर इस वीडियो पर 1000 व्यू मतलब 1000 लोगों ने अगर इस वीडियो को देख लिया, तो इसका हिंदी का पीडीएफ हम टेलीग्राम में आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये आपके हिंदी के 800 प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।